Good morning everyone, good morning. गुड मॉर्निंग. चलिए स्टार्ट करते हैं. फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करना है अपने को, ठीक है ना. कौन सा स्टार्ट करना है? फ्लूइड मैकेनिक्स. फ्लूइड मैकेनिक्स, वॉइस इंक्रीज कर दीजिए. नाउ इज इट क्लियर? नाउ इज इट क्लियर? या गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आप अपने फोन का भी साउंड तेज कर सकते हैं शायद. चलिए ठीक है, स्टार्ट करना अपने को फ्लूइड मैकेनिक्स का कोर्स, ठीक है ना. हमारी तरफ से फुल साउंड है, ठीक है ना. हमारी तरफ से चलिए अब देखिए ध्यान से. अगर हम बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स की, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, पहले इसकी बात करें, ठीक है ना. सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, उस टॉपिक में क्या क्या होगा, किस टॉपिक का वेटेज ऑलमोस्ट कितना होता है. सबसे पहले हम लोग ये बातें करेंगे आपसे, ठीक है. तो सबसे पहला चीज बात करते हैं हम लोग, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की बात करते हैं, जिसे कहते हैं बेसिक कंसेप्ट. बेसिक कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे आसान सा टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट. जितने बंदे फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं सबको ये टॉपिक ऑलमोस्ट आते रहता है. इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे कि डेंसिटी क्या है फ्लूइड की, स्पेसिफिक वेट क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, इसके बाद बल्क मॉडुलस क्या है. चलिए देखिए अब ध्यान से. अब बात कर रहे हैं हम लोग
चलिए अब देखिए ध्यान से, बेसिक कंसेप्ट में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला चीज किसकी? डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, बल्क मॉडुलस, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, थोड़ा बहुत कंसेप्ट कैविटेशन का क्या होता है। इतने चीजें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसमें? बेसिक कंसेप्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। क्लियर? इसके बाद जो सेकेंड टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है आपका प्रेशर मेजरमेंट। प्रेशर मेजरमेंट, प्रेशर मेजरमेंट, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड टॉपिक हम लोग इस प्रेशर मेजरमेंट में, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर कितने टाइप्स के हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट से प्रेशर मेजर करने के लिए, और उसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। इस टॉपिक पे थ्योरी भी आता है और यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोस्टेटिक फोर्स। हाइड्रोस्टेटिक फोर्स, अगर फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में किसी सरफेस को टच कर रहा है तो उस सरफेस पे कितना फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में लगाएगा, और वो फोर्स कहां से पास होगा। या गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, ठीक है। ये सब चीजें डिस्कस करेंगे किसमें? हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस में। इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे बॉयंसी। जैसे कि शिप है, शिप रिवर में फ्लोट करता है, क्लियर। सबमरीन सबमर्ज होके चलता है। तो ये सब क्या कंडीशन है, किसका कंडीशन है, कैसे चलता है, ये सब बातें हम लोग करेंगे किसमें? बॉयंसी में, फोर्स ऑफ बॉयंसी में, क्लियर। यहां तक जैसे ही कंप्लीट हो गया तो आपका फ्लूइड स्टैटिक कंप्लीट हो चुका। यहां तक कंप्लीट होने का मतलब हुआ कि फ्लूइड स्टैटिक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो है अब हम लोग मोशन में चलेंगे तो पढ़ेंगे फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद फ्लूइड काइनेमेटिक्स के बाद हम लोग बात करेंगे फ्लूइड डायनामिक्स, क्लियर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वोर्टेक्स मोशन, इसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्लो थ्रू पाइप्स, फ्लो थ्रू पाइप्स। इसी फ्लो थ्रू पाइप्स में हम लोग पढ़ेंगे लैमिनार फ्लो। यार वॉइस मेरी हमारी तरफ से पूरी है, ठीक है, हमने सुना है बकायदे, तो वॉइस क्लियर है हमारी तरफ से, हमने अभी जस्ट चेक किया करवाया है, ठीक है, हमने अभी चेक करवाया है, तो वॉइस हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर ऑडिबल है। आपके एंड पे कोई प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे एंड पे माइक सही है, हमारा कैमरा सही है, नेट कनेक्शन सही है, प्रॉपर है, क्योंकि हमने उस सबको चेक करवाया है। तो जिनको प्रॉब्लम है वो अपना माइक अपना फोन चेक करें, दैट विल बी बेटर, ठीक है ना, दैट विल बी बेटर। जिनका स्लो आ रहा है वो अपना प्रॉब्लम रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। देखो वो सब सिखाओ नहीं प्लीज, ठीक है ना। आपको दिक्कत है ना, बाद बाकी सारे स्टूडेंट को क्लियर लग रहे हैं। 2 4 5 स्टूडेंट का प्रॉब्लम है तो वो उनकी प्रॉब्लम हुई, उनके एंड पे प्रॉब्लम हुआ। हमारी तरफ से प्रॉब्लम होगी तो सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। हमारी तरफ से प्रॉब्लम होगी तो सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगा। अगर हमारा नेट नहीं होगा, हमने वॉल्यूम म्यूट कर रखा है,
तो सबको प्रॉब्लम होगा। क्लियर? तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 4 5 बंदों की प्रॉब्लम है तो वो आप अपने एंड पे क्लियर करिए। ठीक है, अब बात करेंगे इसके बाद फ्लो थ्रू पाइप्स की। फ्लो थ्रू पाइप्स की बात करेंगे। इस फ्लो थ्रू पाइप्स में हम लोग पढ़ेंगे लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो क्या होता है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग कि लॉसेस कितने टाइप्स के होते हैं। इसके बाद बात करेंगे कि अगर हमने पाइप को सीरीज में जोड़ रखा है तो क्या होगा, अगर हमने पाइप को पैरेलल में जोड़ रखा है तो क्या होगा। और फिर बात करेंगे कि किसी पाइप से मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन कब हो सकती है, कितनी हो सकती है और उसकी एफिशिएंसी क्या होगी। क्लियर? इस चैप्टर में हम लोग यही चीज डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के बाद अगर हम बात करें तो हम आपसे डिस्कस करेंगे फिर से बाउंड्री लेयर थ्योरी। बाउंड्री लेयर थ्योरी। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे टर्बुलेंट फ्लो। और इसका लास्ट चैप्टर होगा क्या, डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, इतने टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने जाएंगे पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में। पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है फ्लूइड मैकेनिक्स। अगर मैकेनिकल ब्रांच बैठे हुए हैं तो मैकेनिकल ब्रांच के लिए एफएम का जो वेटेज है वो ऑलमोस्ट किसी भी एग्जामिनेशन की बात कर लो एक्सेप्ट गेट तो 30 to 35% है। 30 से 35% क्वेश्चन जो होंगे वो फ्लूइड मैकेनिक्स के होंगे। ठीक है, और अगर सिविल की बात करें तो सिविल के लिए लगभग 15 to 18% क्वेश्चन जो है वो आपके फ्लूइड मैकेनिक्स के होंगे। ठीक है, ये है आपका सिविल का वेटेज और ये है आपका मैकेनिकल का वेटेज। ठीक है, तो मतलब हम ये जाने कि दोनों ही ब्रांच का के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि 15% कम नहीं होता है। किसी भी सिलेक्शन के लिए 15% पकड़ना बहुत जरूरी है और यही 15% करते करते कितना बनता है 100%। इज दैट क्लियर? तो काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका कंटिन्यू होने वाला है आज से। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हैं। तीसरा देखो 2 4 बातें फर्स्ट डे हम कर लें, दैट विल बी बेटर, ताकि आप हमें जान सको, हम आपको जान सकें। ये जब जितने भी टॉपिक्स हैं ये जब कंप्लीट होंगे इसके बाद स्टार्ट होगा आपका हाइड्रोलिक मशीन। ये जब टॉपिक कंप्लीट होंगे इसके बाद स्टार्ट होगा आपका हाइड्रोलिक मशीन। इज दैट क्लियर? जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टरबाइन एंड पंप्स, जिसमें हम लोग टरबाइन एंड पंप्स की जानकारी लेंगे। क्लियर है? या गुड मॉर्निंग। टरबाइन एंड पंप्स की जानकारी लेंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। अब कुछ एक टर्म्स की बात करते हैं हम लोग। आपके क्लास में टेस्ट होगा, क्लास में टेस्ट होगा, पहला चीज जान लीजिए। ठीक है, टेस्ट के कुछ लॉट्स होंगे, मैं आपको लॉट बता दूंगा। ये 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ है, अब टेस्ट होगा। ये 3 चैप्टर कंप्लीट हुआ है, अब टेस्ट होगा। क्लियर? तो इस टाइप से हम लोग कुछ टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। पहला चीज क्लियर हुआ। दूसरा चीज कि जिस दिन आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, जिस दिन आपका फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट होगा, उस दिन आपके कॉपी में कम से कम 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। 1000 एमसीक्यू के क्वेश्चंस जो हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बुक के हो या ना हो कोई जरूरी नहीं, एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, कम से कम 1000 क्वेश्चन। ठीक है, उस 1000 क्वेश्चन में क्या क्या रहेगा ये जानिए। अब उस 1000 क्वेश्चन में रहेगा आपके एसएससी जेई के क्वेश्चन, रहेंगे। ठीक है, इसके बाद
पीएसयूज के क्वेश्चन रहेंगे, सब बताएंगे, ठीक है ना, सब कुछ बताएंगे कि कहां से मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब आपको पता चलेगा मेरे क्लास में, ठीक है। अप्रॉक्स लगभग ये क्लास जाएगा आपका 75 to 80 आवर्स का, 75 आवर्स टू 80 आवर्स का क्लास जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा 75 to 80 आवर्स का क्लास जाएगा। लेकिन क्लास ऐसा होगा कि अगर आपने एफएम ध्यान से पढ़ लिया, रेगुलर क्लास आप आ चुके, तो फ्लूइड मैकेनिक्स आपका रहेगा, आपको कभी भी एफएम में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है, क्लियर सी बात है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखिए ध्यान से, तो ये हो गया आपका 30 to 35%, ये हो गया। 1000 क्वेश्चन आपको लगाने हैं, एसएससी जेई के क्वेश्चन होंगे उसमें, पीएसयूज के क्वेश्चन होंगे उसमें, ठीक है। इसके बाद ईएससी के क्वेश्चन होंगे, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के क्वेश्चन होंगे, एसएससी जेई, पीएसयूज, ईएससी, ये सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। बाद बाकी अगर आपके पास टाइम है तो आप खुरमी लगाओ, जैन लगाओ, गुप्ता एंड गुप्ता लगाओ, दैट इज ही मैटर, वो इस 1000 में काउंट नहीं होंगे, वो इस 1000 में काउंट नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा, समझ में आया बात, इस 1000 में वो काउंट नहीं होने जा रहे हैं। कौन सा? आरएस खुरमी, गुप्ता एंड गुप्ता, आरके जैन, ये आपके लिए प्लस हुआ। आपको अगर लगाने का मन कर रहा है तो आप अपने प्रैक्टिस के लिए लगाइए, हम लोग कंसीडर इसी को करेंगे जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आएगा कहां से, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन आएगा कहां से, ठीक है। तो आपके पास में एमसीक्यू का बुक है, एमसीक्यू जो यहां से दिया गया है, सबके पास है या किसी के पास नहीं भी है? ठीक है, जिनके पास नहीं है वो ट्राई कीजिए। नहीं, पीवाईक्यू नहीं, पीवाईक्यू नहीं, पीवाईक्यू अलग है, एमसीक्यू अलग है, दोनों अलग अलग हैं। एमसीक्यू अलग चीज है और पीवाईक्यू अलग चीज है। हां, 7500 प्लस वाला, ठीक है, एमसीक्यू 7500 प्लस वाला एमसीक्यू जो है उसकी बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद की बात कर रहे हैं कि बाद बाकी एसएससी जेई के जो सिविल प्लस मैकेनिकल के क्वेश्चन है ये मैं आपको दूंगा, सिविल प्लस मैकेनिकल के क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, सिविल के भी और मैकेनिकल के भी। एसएससी जेई में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। लगभग ये मिला जुला के 450 क्वेश्चन हो जाएंगे, उससे ज्यादा कम नहीं, 450 to 500 क्वेश्चन हो जाएंगे एसएससी जेई वाले, ठीक है। देखो ये चीज मुझे नहीं आइडिया है, आपको ऑफिस से बात करना पड़ेगा इसके लिए आपको ऑफिस से बात करना पड़ेगा, जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करके, क्योंकि मुझे ये आइडिया नहीं है कि कैसे प्रोसेस करना है, ठीक है ना। तो आप हेल्पलाइन नंबर से बात कर लीजिए, बाद बाकी आपके फ्रेंड्स हेल्प कर देंगे कहां से मिलेगा। पीएसयूज के क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ठीक है, ईएससी के क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ठीक है। एसएससी जेई, पीएसयूज, ईएससी, ये तीनों क्वेश्चन मैं आपको सप्लाई करूंगा सॉफ्ट कॉपी में। ये तीनों क्वेश्चन जो है, ये तीनों बुक्स मैं आपको सॉफ्ट कॉपी में चैप्टर वाइज सप्लाई करूंगा, ठीक है। आपको उस क्वेश्चंस को लगाने हैं और उसके बाद कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये बातें हो गई यहां तक।
इसके बाद बात हुआ लोग मेरे बारे में जानना चाहेंगे, नहीं तो मेरा नाम है आशुतोष। क्लियर? बता देंगे। ये है मोबाइल नंबर 8947914295। क्लियर? अगर आपको क्लास में कोई डाउट है, क्लियर, अगर आपको एफएम में कोई भी डाउट है तो आप हमें क्या करें, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दें, लेकिन सिर्फ डाउट पूछिएगा, ठीक है? सिर्फ डाउट पूछिएगा, बात बाकी कोई नहीं। कॉल नहीं करना है, कॉल बहुत इमरजेंसी में करना है, क्योंकि मेरा क्लास सुबह से लेके शाम तक पैक्ड है। 9 बजे से लेके 7 बजे तक मैं क्लास में हूं, ठीक है? 9 AM to 7 PM मैं क्लास में हूं। तो इसके बाद मैं कंडीशन में नहीं रहता हूं कि मैं किसी से बात करूं, ठीक है? फिर भी अगर आपको बहुत इमरजेंसी हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा। ऑब्वियस सी बात है कि आपको रिस्पॉन्ड मिल जाएगा। अगर मुझे लगेगा कि नहीं आपका प्रॉब्लम जेन्युइन है, मैं खुद कॉल कर लूंगा आपको, ठीक है? अगर कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। क्लियर सी बात है? जब से आप इंजीनियरिंग के बारे में सोचे नहीं होगे, जानते नहीं होगे, सुने नहीं होगे, तब से मैं पढ़ा रहा हूं, बस ये चीज है, ठीक है? तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट सो यू शुड आस्क। क्लियर? अच्छा, तीसरा चीज, क्लास नोट्स क्लास में बनाना है आपको। आप घर पे बैठे हो, सुनो, घर पे बैठे हो, दैट इज ई मैटर। आप सोचोगे कि मैं घर पे बैठा हुआ हूं, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, मैं बाद में नोट्स बनाऊंगा। तो आपने बहुत सब्जेक्ट में ये कर रखा होगा कि आपने स्क्रीनशॉट लिया तो बाद में कितने नोट्स बने ये आपको भी पता होगा। क्लियर? तो आप क्या करोगे कि पेन कॉपी लेके बैठोगे क्लास में, ठीक है? अपने घर में बैठो और आराम से जब मैं लिखूंगा, जब मैं लिखवाऊंगा तो आप लिखोगे उस चीज को। क्लियर? क्लास नोट्स बनना चाहिए। जो मैं बोलूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको स्टार मार्क करना है, ठीक है ना? उसको स्टार मार्क करना है। टाइम लगेगा इसी में। अगर मैं स्क्रीनशॉट दिलवा दूं तो मैं 50 घंटे में कोर्स कंप्लीट कर दूं, लेकिन कोई फायदा नहीं है इसका आपके लिए। क्लियर? तो आप साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे, जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करवाते चलूं वो मार्क करते चलेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहीं से उठ के आएगा, कहीं कोई तीसरा क्वेश्चन नहीं होगा, कहीं कोई तीसरा क्वेश्चन नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चीजें हैं, अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फाइट करने से। कोई भी एग्जामिनेशन होगा तो वो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ये आदत डाल लीजिए अपने अंदर, ठीक है? शैल वी प्रोसीड? स्टार्ट करें क्लास? स्टार्ट करें। कोई चीज और आपको पूछना हो? टेस्ट की जहां तक बात है, हर टेस्ट का अनाउंसमेंट आपको 2 दिन पहले हो जाएगा। वो टेस्ट कैसे होगा, क्या होगा, ये सब आपको बता दिया जाएगा। क्वेश्चन आपको कहां मिलेंगे, सॉफ्ट कॉपी, ये सब आपको मैं इंटीमेट कर दूंगा 1-2 दिन में, ठीक है? उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले बात करते हैं हम, अगर आज के क्लास के बाद आप बाहर निकलोगे तो आपसे लोग यही पूछेंगे कि फ्लूइड कहते किसे हैं? व्हाट इज फ्लूइड? फ्लूइड कहते किसे हैं, बताइए? फ्लूइड किसे कहते हैं? व्हाट इज फ्लूइड? अगर कोई पूछ दे तो क्या जवाब देंगे? जल्दी। टेंडेंसी टू फ्लो। बोला कि द सब्सटेंस विच कैन फ्लो, द सब्सटेंस विच कैन फ्लो, वह पदार्थ जो बह सकती है, वह पदार्थ जो बह सकती है, जिसमें फ्लोएबिलिटी है, जिसमें बहने की क्षमता है। क्लियर? तो अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अगर फ्लो, सो व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट फ्लो? इफ फ्लूइड इज फ्लोइंग, so what is the cause of that flow? Why fluid is flowing?
क्योंकि बिना किसी कारण के किसी में मोशन या कोई रेस्ट में तो आ नहीं सकता है। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा। कब तक? कब तक? कब तक? जब तक कि उस पर कोई एडिशनल फोर्स नहीं लगेगा। एक्सटर्नल शियर फोर्स, बिल्कुल सही बोला गया। क्या कि विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन द सब्सटेंस विच कैन फ्लो बाय द एप्लीकेशन ऑफ शियर फोर्स, बाय द एप्लीकेशन ऑफ शियर फोर्स means if the value of shear force is zero, if the value of shear force is zero, then fluid will be in a static condition. If the value of shear force will be zero, then fluid will be in static condition. समझ में आया बात? ये पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर कोई फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है तो कौन सा फोर्स जीरो होता है। तो लिखेंगे पहला लाइन लिखेंगे फ्लूइड का डेफिनेशन। कोई हिंदी मीडियम है, हिंदी इंग्लिश वाली तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सब बंदे इंग्लिश में कंफर्ट है। The substance which can flow, the substance which can flow, the substance which can flow by the application of, the substance which can flow by the application of, by the application of, the substance which can flow by the application of, by the application of small shear force also. मुझे भी लिखना है क्या? मैं क्यों लिखूं? अब मैं लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर मैं लिखूंगा तब तो पता चला कि भाई 50-75 घंटे कोर्स 150 घंटे में कंप्लीट हो गया। द सब्सटेंस विच कैन फ्लो, the substance which can flow, the substance which can flow by the application of, by the application of small shear force also, small shear force also is known as fluid, is known as fluid। वह पदार्थ जो कम से कम कर्तन प्रतिबल के कारण भी गतिशील हो जाए तरल कहलाता है। वह पदार्थ जो कम से कम कर्तन बल के कारण भी गतिशील हो जाए तरल कहलाता है। तरल के एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, कुछ बताइए। एग्जाम्पल्स अगर कोई पूछ दे तो क्या बताएंगे? तरल के एग्जाम्पल्स क्या क्या बताएंगे? द सब्सटेंस विच कैन फ्लो by the application of small shear force also, the substance which can flow। देखो जब लिखते हो आपको लिखना है, आपको थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करना है लिखने टाइम में, ठीक है, ध्यान रखना। the substance which can flow by the application of small shear force also is known as fluid। अब देखो क्या क्या है, ऑयल, वाटर, वेपर, लिक्विड। तो इससे बढ़िया ऐसे नहीं बोल सकते हैं क्या? लिक्विड एंड गैस। बताइए जल्दी, लिक्विड एंड गैस। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन यहां से पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो मार्क करके लिखिएगा। इफ the fluid is in, if the fluid is in static condition, a static condition, then value of shear force
shear force will be zero. Will be zero. If the fluid is in a static condition, so the value of shear force will be zero. इसको एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करके आपको लिखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इससे कई बार आपके एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर मान लो ये इस बॉटल में फ्लूइड रखा हुआ है, देखो इस बॉटल में फ्लूइड है, तो इस पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है या नहीं? इस पे नॉर्मल फोर्स स्टैटिक कंडीशन में है, तो इस पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है या नहीं? बिल्कुल लग रहा है। नॉर्मल फोर्स को कहते हैं प्रेशर फोर्स। नॉर्मल फोर्स को कहते हैं प्रेशर फोर्स। तो प्रेशर फोर्स जो है वो स्टैटिक कंडीशन में भी फ्लूइड पे लगता है, सभी डायरेक्शन में सेम लगता है। मतलब स्टैटिक फ्लूइड के कारण कोई मोशन नहीं आएगा, लेकिन अगर इसके सरफेस पे कोई फोर्स लग जाए, देखो अब, तो इस फ्लूइड में क्या होगा? मोशन आ जाएगा। बोला कि बेसिकली हम जानते हैं फोर्स दो टाइप के। अगर हम फोर्सेस की बात करें तो फोर्सेस कितने टाइप्स के होते हैं? फोर्सेस कितने टाइप्स के होते हैं? सॉम हो चुका, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो चुका, तो बताइए फोर्सेस कितने टाइप्स के होते हैं? फोर्सेस कितने टाइप्स के? कितने टाइप्स के फोर्स होते हैं? दो टाइप के फोर्स होते हैं। बेसिकली तीन टाइप के फोर्स होते हैं। एक होता है आपका विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके बाद होता है विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, और एक होता है विथ रिस्पेक्ट टू एरिया, विथ रिस्पेक्ट टू एरिया, ठीक है। बोला कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दो तरह के लोड होते हैं, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। पता होगा आपको ये सब चीज। स्टैटिक लोड भी दो टाइप का होता है, एक होता है डेड लोड और एक होता है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। डेड लोड एंड ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, चलो एक बार बता ही देते हैं आपको। देखो ध्यान से, अगर हम बात कर रहे हैं फोर्स की, तो फोर्स जो है वो तीन टाइप से क्लासिफाइड होते हैं। एक होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एक होता है विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, और एक होता है विथ रिस्पेक्ट टू एरिया। अगर अब बात करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। अगर आप स्टैटिक की बात करेंगे तो दो टाइप का होता है, एक होता है डेड लोड और एक होता है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। और डायनामिक्स भी दो टाइप का होता है, एक होता है इंपैक्ट और एक होता है फटीग। ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है नॉर्मल और एक होता है शियर। एक होता है नॉर्मल और एक होता है शियर, ठीक है। और एक होता है विथ रिस्पेक्ट टू एरिया। विथ रिस्पेक्ट टू एरिया ये होता है आपका पॉइंट लोड, सेकेंड है आपका यूडीएल और थर्ड है आपका यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इसका हिंदी मुझे नहीं पता है, ठीक है।
कुछ टाइम के बाद कहते हैं अभिषेक, जो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है वो कुछ टाइम के बाद डेड लोड हो जाता है, लेकिन शुरू में नहीं। ग्रेजुअली का मतलब क्या हुआ, आप लोड बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, जब ये मैक्सिमम हो जाएगा, अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, तब ये हो जाएगा डेड लोड, तब ये हो जाएगा डेड लोड। ठीक है ना अभिषेक? डेड लोड का मतलब हुआ कि एक बार में आपने 100 न्यूटन 1000 न्यूटन का लोड लगा दिया। एक बार क्या हुआ कि 1000 न्यूटन का लोड आपने ऐसे नहीं लगाया, पहले 10 फिर 20 फिर 50 फिर 100 फिर 200 फिर 500 फिर 1000 पहुंचा है। अब क्या हुआ कि 1000 जब पहुंच गया उसके बाद फिर वो एज अ डेड लोड बिहेव करने लगेगा। अगर ये कोई कॉपी करना चाहोगे तो कॉपी कर लो, नहीं वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे एफएम का चीज है नहीं, क्योंकि किसी बच्चे ने पूछ दिया तो हमने बता दिया। ठीक है, हमें सिर्फ इसी से मतलब है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसी से मतलब है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, समझ में आ गया बात? तो इसी कारण से बोला गया क्या कि फ्लूइड जो है वो शियर फोर्स को सस्टेन नहीं कर सकता है, नॉर्मल फोर्स को तो सस्टेन करता ही है। ये तो प्रैक्टिकल चीजें हैं जो कि आप विजुअलाइज कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम आपसे, अगर फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है तो उस पर क्या सारे फोर्सेस जीरो होंगे? अगर फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है तो क्या उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस जीरो होंगे? अगर फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है तो क्या उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस जीरो होंगे? मतलब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है तो उस पर शियर फोर्स जीरो होगा, सिर्फ और सिर्फ उस पर कौन सा फोर्स लगेगा? नॉर्मल फोर्स। अगर फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है तो उस पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लगेगा? नॉर्मल फोर्स, और कोई फोर्स नहीं लगेगा। समझ में आ गया बात? ओनली नॉर्मल फोर्स इज एक्टिंग व्हेन द फ्लूइड इज इन स्टैटिक कंडीशन। तो लिखेंगे लाइन, नेक्स्ट पॉइंट, only normal force is acting, only normal force is acting, only normal force is acting on the fluid, only normal force is acting on the fluid, only normal force is acting on the fluid when fluid is in a static condition, when fluid is in a static condition। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सब प्रॉपर्टीज की। सबसे पहला बेसिक प्रॉपर्टी है डेंसिटी। क्या होता है डेंसिटी? किसी ने पूछा व्हाट इज डेंसिटी, तो क्या जवाब देंगे? व्हाट इज डेंसिटी तो क्या जवाब देंगे? किसी ने पूछ दिया कि डेंसिटी हम कहते किसे हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब हो गया रो इक्वल्स टू एम बाई वी, रो इक्वल्स टू एम बाई वी। इसके यूनिट क्या होंगे? इसके यूनिट क्या होंगे? इसके यूनिट क्या होंगे? मास का यूनिट क्या होता है? केजी। वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। तो ये हो गया केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। और अगर डायमेंशन की बात करेंगे तो केजी की जगह पे एम, मीटर की जगह पे एल, और ये हो गया -3, ml -3।
यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछिए। अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो कि आपको डायमेंशन लिखने नहीं आ रहा हो, सो यू शुड आस्क। अगर आपको डायमेंशन लिखने नहीं आ रहा हो, सो यू कैन आस्क। आता है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका यूनिट एंड डायमेंशन। अब आगे बढ़ते हैं। किसी ने बोला क्या कि अगर हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर किसी ने पूछा कि हमने डेंसिटी इंक्रीज किया तो प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा, तो क्या जवाब देंगे? अगर हमने डेंसिटी इंक्रीज किया तो प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा? देखते हैं ध्यान से। यहां पे है डेंसिटी, हमने बोला क्या कि हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो ध्यान से, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, किसी चीज को दबा रहे हैं तो वॉल्यूम कम होगा, और अगर वॉल्यूम कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है डेंसिटी क्या होगा? इंक्रीज। डेंसिटी क्या होगा? इंक्रीज। सिमिलरली अगर हम किसी चीज की टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो चीजें एक्सपैंड होंगी। टेम्परेचर को बढ़ाने पे चीजें एक्सपैंड होगी, ठीक है ना? चीजें एक्सपैंड होगी। एक्सपैंड होने से क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। मतलब बोल सकते हैं हम, विथ इंक्रीज इन प्रेशर डेंसिटी इंक्रीजेस, एंड विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर डेंसिटी डिक्रीजेस। यस और नो? वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कितनी होती है? वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कितनी होती है? 1000। बोला क्या? द डेंसिटी ऑफ वाटर, द डेंसिटी ऑफ वाटर is maximum at 4 degrees Celsius, and its value is 1000 kg per meter cube, and its value is 1000 kg per meter cube। मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये भी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में एक बार दो बार नहीं, कईयों बार पूछा जा चुका है। कईयों बार पूछा जा चुका है, ठीक है? अब चलिए क्वेश्चन आपसे यह है कि अगर हम 4 डिग्री सेल्सियस पे हैं, किसके साथ में है? वाटर के साथ में है। यहां देख लो, टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी क्या होती है? टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। तो अगर हम 4 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दें तो डेंसिटी क्या होगी? 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा के टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस कर दे तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। बिल्कुल सही। और अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस कर दे तो, और अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस कर दे तो, अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस कर दे तो, आ गए ना झांसे में? आधे बच्चे बोलने लगे इंक्रीज। हमने क्या लिखा है? यहां लाइन पहले पढ़ो। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस मतलब 4 डिग्री सेल्सियस से तुम पीछे आओ या 4 डिग्री सेल्सियस से तुम आगे जाओ। मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा,
इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, तो इधर आएंगे तब भी डिक्रीज और इधर जाएंगे तब भी डिक्रीज। कोई दिक्कत? प्रेशर में मैंने यह बताया कि अगर मान लो किसी चीज को हम कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे तभी तो प्रेशर बढ़ेगा। तो अगर हमने किसी चीज को कंप्रेस किया तो इसका मतलब उसकी वॉल्यूम कम होगी। देखो जब वॉल्यूम कम होगी, यहां देखो, जब वॉल्यूम कम होगी तो ये पूरा का पूरा टर्म बढ़ जाएगा, और यही पूरा का पूरा टर्म क्या है? डेंसिटी। तो बोला क्या क्या, विथ इंक्रीज इन प्रेशर, with increase in pressure density increases because volume decreases, because volume decreases। यहां तक समझ में आ चुका? बिल्कुल दिमाग में बैठते चलना चाहिए। हम धीरे पढ़ेंगे, हम कम पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन दिमाग में बैठाते हुए चलेंगे। ये नहीं रखेंगे कि जब दोबारा लेक्चर देखेंगे तो फिर समझ में आएगा, ठीक है ना? क्यों 4 में कम होती है, मतलब नहीं समझ में आया? क्या आप क्वेश्चन पूछे विपिन? समझ में नहीं आया मुझे, फिर से पूछिए। फोर डिग्री सेल्सियस पे कम नहीं होती है, मैक्सिमम होती है। मैंने किसका नाम लिया है? वाटर का नाम लिया है। वाटर जो है वो एक्सेप्शनल फ्लूइड है। वाटर होता है H2O। H2O के पास होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वाटर हमेशा बोला गया कि वाटर जो है उसमें प्रेजेंट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसी कारण से वाटर जो है वो हमेशा एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। वाटर हमेशा एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, ठीक है ना? और इसी कारण से ये जो है ये रैंडम बिहेवियर देता है, ठीक है? सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा। आइस फिर आइस वाटर है या आइस सॉलिड है? आइस लिक्विड है या आइस सॉलिड? तो ऑब्वियस सी बात है, हम आइस की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम वाटर की बात कर रहे हैं। वाटर का एक सॉलिडिफाइड फॉर्म है आइस, वाटर का गैसियस फॉर्म है स्टीम। तो हमने उसकी बात ही नहीं किया ना, हमने सिर्फ और सिर्फ किसका बात किया है? आप बोलोगे सर 0 डिग्री आइस तो हल्का होता है, पानी से तैर जाता है। तो मैंने सॉलिडिफाई होने के बाद बात ही नहीं की है, हमने तब बात किया है जब वाटर जो है वो किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। चलिए अब देखिए आगे। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक वेट। किसकी? स्पेसिफिक वेट। अब देखिए ध्यान से, स्पेसिफिक वेट, इसे कहते हैं वेट डेंसिटी। इससे डिनोट करते हैं हम W से। बहुत सारे बुक इसको गामा से भी डिनोट किए, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बुक इसको गामा से भी डिनोट करके दिखाए हैं, हम लोग डिनोट करेंगे किससे? W से।
अच्छा, डेंसिटी इक्वल्स टू था मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है आपका W इक्वल्स टू वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम। अगर इसके यूनिट की बात करेंगे तो क्या होगा, अगर इसके यूनिट की बात करेंगे तो क्या होगा, तो वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है ना, इसका यूनिट हो जाएगा आपका न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब देखिए ध्यान से, अगर इसके डायमेंशन की बात कर ले तो न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का, इसका डायमेंशन क्या लिखेंगे बताइए, अगर इसका डायमेंशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, चलिए अब देखिए ध्यान से, न्यूटन है फोर्स, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। न्यूटन क्या है, फोर्स, और फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट क्या है, केजी, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और चूंकि इसको खोजने वाला बंदा था न्यूटन, इसी कारण से इसी को शॉर्ट फॉर्म में न्यूटन कह देते हैं। मतलब न्यूटन है जो है वो क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां पे एक मीटर क्यूब पहले से पड़ा हुआ है, तो यहां हो गया मीटर क्यूब। एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, तो ये हो गया केजी पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा केजी का एम, मीटर एल, टी माइनस टू, एम एल माइनस टू, टी माइनस टू। ठीक है, पहले ये क्लास कितने बजे से होती थी, पहले इस क्लास की टाइमिंग क्या थी, अच्छा 8 बजे से थी। क्या चल रहा था इससे पहले, सब्जेक्ट कौन चल रहा था, सॉइल, टॉम, ओके। चलिए कोई नहीं, आज जो है, आज मैं थोड़ा छोटा क्लास लूंगा आपका, ठीक है। आज जो है क्लास, वैसे आपकी जो क्लास की टाइमिंग है वो क्लास की टाइमिंग है 9 to 12, क्लास की टाइमिंग है 9 to 12, ध्यान रखिएगा, 9 बजे से लेके 12 बजे तक, ठीक है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आज मैं ज्यादा क्लास नहीं लूंगा, क्योंकि आज आपका नहीं, 8 to 11 एक्चुअली दिक्कत ये है कि यहाँ पे अब और भी स्टाफ आते हैं ना, हमारे सपोर्टिंग स्टाफ भी हैं, दूर से आते हैं। तो और तीसरा चीज क्या है कि हमारे बैचेस भी रहते हैं, रन करते रहते हैं, तो इसी कारण से स्टूडियो की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करती है टाइमिंग। ठीक है ना, जो भी टाइम है वो टाइम है, आपको तो घर से क्लास लेना है, आपके लिए क्या दिक्कत है, ठीक है। लेकिन आज का जो क्लास है ना, वो हम थोड़ा सा छोटा क्लास लेंगे, ठीक है। आज लेते हैं, देखते हैं 10:30, 10:45 तक ही क्लास चलेगा आज आपका। इसके बाद फिर कल से जो है वो आपको पूरा का पूरा टाइम जो होगा 9 to 12 है, तो 11:45 तक ऑलमोस्ट हम ऑफ कर देंगे, क्योंकि 12 बजे तक मेरा दूसरा बैच भी है, ठीक है ना।
चलिए, लेकिन 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 ध्यान रखिए एक चीज टारगेट बस ये है कि जो पढ़े सॉलिड पढ़े। अब जैसे मैंने ये डायमेंशन लिखा तो बहुत लोगों को ये डायमेंशन याद होगा, लेकिन डायमेंशन याद नहीं किया जाता है, समझे बात। डायमेंशन कभी भी रटा नहीं जाता है, डायमेंशन आपको समझना है, जानना है क्या हुआ कैसे हुआ, ठीक है। अगर निकालने आ गया तो सब सही है, नहीं निकालने आया तो कुछ भी सही नहीं है। चलिए अब देखिए यहां पे वेट बराबर क्या होता है, वेट इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू जी। वेट इक्वल्स टू m इंटू जी, ठीक है। अब m क्या है, m इंटू जी, m है मास और g है ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन। तो अगर हम यहां पुट कर दें w इक्वल्स टू एम जी अपॉन वी, तो कोई दिक्कत है क्या। w की जगह पे क्या हम mg नहीं लिख सकते यहां पे, बिल्कुल लिख सकते हैं। और m अपॉन वी क्या होता है, m अपॉन वी क्या होता है, रो। m अपॉन वी इज रो, तो इसका मतलब w इक्वल्स टू हो जाएगा रो जी, w इक्वल्स टू हो जाएगा रो इंटू जी, w इक्वल्स टू रो इंटू जी, ठीक है ना। w इक्वल्स रो इंटू जी। तो जिन जिन पैरामीटर पे रो डिपेंड कर रहा था उन सारे पैरामीटर पे ये भी w भी डिपेंड करेगा, और w एक एक्स्ट्रा पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, वो क्या है आपका g। तो g क्या होती है, g क्या है, g डेंसिटी, सॉरी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और g जो है वो डिपेंड करता है किस पे, लोकेशन पे। g जो है दैट डिपेंड्स ऑन लोकेशन। g की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, अगर आप अर्थ पे हैं तो g की वैल्यू कितनी है 9.81, g की वैल्यू है 9.81। लेकिन आप अगर अर्थ से मून पे चले गए, सैटर्न पे चले गए, प्लूटो पे चले गए, तो g की वैल्यू लगातार क्या होगी, चेंज कर जाएगी, ठीक है ना। g की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज कर जाएगी, ठीक है ना। इतना कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। कॉपी हो गया, चलिए क्लास स्टार्ट हो गई थी 9 बजे से। इन सब का डायमेंशन लिख के बताइए प्लीज।
ml2t-2। अच्छा, किसे किसे बिल्कुल ही समझ में नहीं आया क्या करना है? कितने लोग ऐसे हैं, ठीक है, रेज योर हैंड, जिन्हें बिल्कुल ही समझ में नहीं आया करना क्या है? चलो देखो ध्यान से, काफी लोग हैं, मासिव लोग हैं। इसी कारण से मैंने ये क्वेश्चन दिया था। मासिव लोग हैं ऐसे जिनको कुछ भी समझ में नहीं आया, इसी कारण से मैंने ये क्वेश्चन दिया था, ठीक है, क्योंकि मैं जानना चाह रहा था कि बंदे को आता है या नहीं आता है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, जब भी आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो आपसे सॉरी आपसे कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन से रहेगा ही रहेगा। 1 या 2 क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन से रहना ही है, कंफर्म रहिए। ठीक है, देखिए, मास, लेंथ, एंड टाइम, यही 3 चीजें होती हैं। मास, लेंथ एंड टाइम, कोई चौथा चीज नहीं है। अगर आपका ब्रांच मैकेनिकल है तो एक और चीज है आपके लिए टेम्परेचर, लेकिन अगर आपका ब्रांच सिविल है तो सिर्फ यही 3 चीजें हैं, मास, लेंथ एंड टाइम। मास की यूनिट होती है केजी, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। केजी, मीटर, सेकेंड। अगर डायमेंशन की बात करेंगे तो इसका होता है m, इसका l और इसका t। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना? केजी, मीटर, सेकेंड, m, l एंड t। अगर मान लो हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर का क्या हो जाएगा? l, और सेकेंड का क्या है? टाइम। तो t ऊपर जाएगा तो -1, LT-1। क्लियर? अगर मान लो है यहां पे एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो, मीटर का हो गया l, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और इसका हो गया t, तो ऊपर गया तो हो गया LT-2। ठीक है। अगर मान लो है वॉल्यूम, अगर मान लो है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, तो इसका कितना हो गया? L3। तो इसी टाइप से हम डायमेंशन लिखते हैं। समझ में आया बात? अगर मान लो यहां पे है फोर्स, तो फोर्स को डिनोट करते हैं हम F से। तो F बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास की यूनिट है केजी और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी का क्या हो गया? m, मीटर हो गया l, और ये हो गया आपका T-2। अब चलो देखो यहां पे है वर्क, तो वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। तो न्यूटन मीटर जो है वो फोर्स का, वर्क का यूनिट है, और इसी न्यूटन मीटर को कहते हैं क्या है? हम जूल। इसी न्यूटन मीटर को हम कहते हैं जूल। ध्यान रखिएगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो न्यूटन है, तो लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां पे एक मीटर है, तो ये हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका mL2 T-2। तो इस तरह से हम किसी का भी यूनिट एंड डायमेंशन लिख सकते हैं, अगर हमें उसके बारे में बेसिक नॉलेज है तो।
अब लिख सकते हो सब या अभी भी नहीं? नेतराम, अब लिख सकते हो सबका? हाँ, जिनको आता है वो बहुत अच्छी बात है। बात उनके लिए हो रही है जिनको नहीं आ रहा है ये चीज, जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए हो रही है। अब आपके पास फिर से 1 मिनट का टाइम है, आपको इसको बना देना है। पावर, पावर क्या होता है? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का मतलब क्या होता है? पावर इक्वल्स टू, पावर इक्वल्स टू व्हाट? पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क क्या हो गया? न्यूटन मीटर और अपॉन टाइम सेकेंड। तो याद रखना न्यूटन मीटर होता है जूल और ये हो गया सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड को कहते हैं हम वॉट। हाँ, जूल पर सेकेंड को क्या कहते हैं हम? वॉट। ये सब भी आपको याद रखना है। तो अब देखो ध्यान से, यहां पे न्यूटन की जगह पर लिख दे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो बचा हुआ रह गया मीटर अपॉन सेकेंड। तो यहां लिख दीजिए mL2T-3, mL2T-3। जो जो लिखे हैं और जिनकी गलत हो गई वो भी देखिएगा कैसे गलत हो गई। ठीक है ना? जिन्होंने लिखा है और जिनकी गलती हो चुकी है वो भी देखेंगे गलती क्यों हुई। चलिए नेक्स्ट, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, और प्रेशर भी होता है फोर्स अपॉन एरिया। डिफिनेशन अलग अलग है लेकिन फॉर्मूला सेम है। तो ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसल। तो ये हो गया mL-1T-2, mL-1T-2। हो गया? क्लियर है? क्लियर या कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आज फर्स्ट क्लास है, आज फर्स्ट क्लास है। अब इसके बाद बात करते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी की, स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसे डिनोट करते हैं हम एस से। बात कर रहे किसकी? स्पेसिफिक ग्रेविटी, एंड इट इज डिनोटेड बाय एस। क्या होता है बताइए? क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी? जल्दी बताइए। नहीं, होता क्या है? होता क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी? व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी? अगर किसी ने पूछ दिया तो क्या जवाब देंगे?
ये होता है, सुनो ध्यान से, ये है कंपैरिजन। बोला क्या क्या कि इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है ना। ये किसी ने नहीं कहा कि डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ एयर या क्या, कुछ भी नहीं। रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। रुचि गलत लिख दिया आपने थोड़ा सा। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, मतलब दैट इज S इक्वल्स टू रो फ्लूइड अपॉन रो स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि सर ये स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया सर ये स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है। तो बताया गया, लिखना मत साथ साथ, नहीं तो सब छूटते चला जाएगा। मैंने बोला अफेक्टिव पढ़ना है, पहले सुन लो, देख लो, फिर नोट कर लेना, या मैं डिक्टेट करवाऊंगा डिक्टेट कर लेना, ठीक है ना। फॉर लिक्विड स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है? स्टैंडर्ड फ्लूइड इज वाटर। स्टैंडर्ड फ्लूइड इज वाटर। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 kg per meter cube. And for gas, standard fluid is air. और एयर की रो कितनी होती है? 1.2 kg per meter cube at 20 डिग्री सेल्सियस। एट 20 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया बात? तो ये स्टैंडर्ड फ्लूइड है। अगर ऊपर लिक्विड है तो नीचे वाटर होना चाहिए, अगर ऊपर गैस है तो नीचे एयर होना चाहिए, और अगर ऊपर सॉलिड भी है तब भी नीचे लिक्विड ही होना चाहिए, मतलब वाटर होना चाहिए। ठीक है। फॉर सॉलिड एंड लिक्विड स्टैंडर्ड फ्लूइड इज वाटर, एंड फॉर गैसेस स्टैंडर्ड फ्लूइड इज एयर। ठीक है, कॉपी कीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। देखो विपिन, आपका 3 क्वेश्चन आ चुका ऐसा जिस क्वेश्चन का कोई औचित्य नहीं बनता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपका ऐसा आ गया जो कि आपका कोई औचित्य नहीं बनता है। मतलब हम लोग यहां पे पीएचडी करने के लिए नहीं आए हैं, वी आर हियर टू फाइट कॉम्पिटिशन। ठीक है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन था तो मुझे बोलना पड़ गया, क्योंकि पहला क्वेश्चन मैं सोचा चलो बचपना है, कोई बात नहीं है, चलेगा। लेकिन अगर हर क्वेश्चन में आप अगर ऐसे क्वेश्चन मार्क खड़ा करोगे कि सर इसको ऐसा क्यों लिया गया, उसको वैसा क्यों किया गया। स्टैंडर्ड फ्लूइड लिया गया क्योंकि वाटर सबसे कॉमन फ्लूइड है, एयर सबसे कॉमन फ्लूइड है, इसी कारण से एयर को लिया गया है। नहीं, ठीक है ना। तो सीधा सी बात है कि रिसर्चर की तरह काम मत कीजिए, स्टूडेंट की तरह काम कीजिए। सर शियर फोर्स के कारण कोई फ्लूइड कैसे चलता है, तो मैं आपको चला के दिखाऊं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्लीज। मैंने क्या बोला कि अगर ऊपर, अगर मान लो कोई बोल दे सॉलिड है या फिर लिक्विड है, तो इस दोनों के लिए ही स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होगा? वाटर। इस दोनों के लिए ही स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होगा? वाटर। एंड गैसेस के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होगा? एयर। ठीक है, कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, फॉर लिक्विड स्टैंडर्ड फ्लूइड इज वाटर एंड फॉर गैस स्टैंडर्ड फ्लूइड इज एयर। क्लियर? अगर हम बात करें एस वाटर की, ध्यान से समझिएगा, अगर हम बात करें एस वाटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, तो कितनी होनी चाहिए? अगर हम बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, कितनी होनी चाहिए? 1। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर होनी चाहिए 1। ये आपको याद रखना है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर शुड बी 1 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ Hg इक्वल्स टू 13.6। ये दोनों वैल्यू आपको याद होना चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ Hg, क्योंकि ये दोनों स्टैंडर्ड है। Hg की कितनी होती है? 13.6 और वाटर की कितनी होती है? 1। क्लियर है? अब चलिए देखिए एक चीज, अगर हम यहां बात कर रहे हैं ऐसे, यहां लिख रहे हैं S स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू क्या लिखा है यहां पे? रो फ्लूइड बाय रो स्टैंडर्ड फ्लूइड, यही लिखा ना? रो फ्लूइड बाय रो स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है? हम चाहें तो ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और कोई दिक्कत ना हो तो, अगर कोई दिक्कत ना हो तो यहां हम G से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों। अच्छा, रो इंटू जी क्या होता है? रो इंटू जी क्या होता है? रो इंटू जी क्या होता है? स्पेसिफिक वेट, ये होता है आपका स्पेसिफिक वेट, और ये भी हो जाएगा आपका स्पेसिफिक वेट। तो बोला कि क्या कि स्पेसिफिक ग्रेविटी can also be defined as, can also be defined as ratio of density of fluid, to the density of, sorry, can also define a ratio of specific weight of fluid to the specific weight of standard fluid, specific weight of standard fluid। ठीक है ना? स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। कॉपी कर लीजिए प्लीज। ये दोनों ऑप्शन में हो सकता है, ऑप्शन में ये दोनों ही हो सकता है। अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट क्या होगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट क्या होगी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी? नो यूनिट। तो लाइन लिख लें, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। नो 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 नो, केजी पर मीटर क्यूब कैसे? केजी पर मीटर क्यूब कैसे? जो डेंसिटी यहां भी, ऊपर भी डेंसिटी है, नीचे भी, तो यहां भी हो गया केजी पर मीटर क्यूब, और यहां भी हो गया केजी पर मीटर क्यूब, तो ये तो कैंसिल हो गया ना, तो कोई यूनिट ही नहीं होता है इसका। इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। लिखिए लाइन, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इट इज यूनिटलेस एंड
dimensionless quantity. It is unitless and dimensionless quantity. It is unitless and dimensionless quantity. It is unitless and dimensionless quantity. ठीक है, तो ये कहानी थी आपकी स्पेसिफिक किसकी, ग्रेविटी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका फोर्थ, कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी इसे डिनोट करते हैं हम बीटा से। कॉम्प्रेसिबिलिटी को हिंदी में कहते हैं संपीड्यता। क्या कहते हैं, संपीड्यता। कॉम्प्रेसिबिलिटी वो एबिलिटी है जो बताएगा कि कोई गैस या कोई फ्लूइड कितना कंप्रेस हो सकता है। कॉम्प्रेसिबिलिटी वो प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, संपीड्यता, जो ये बताएगा कि कोई फ्लूइड कितना कंप्रेस हो सकता है। क्या सारा फ्लूइड इक्वली कंप्रेस होगा? क्या दुनिया में जितने फ्लूइड हैं वो सब इक्वली कंप्रेस होते हैं? आंसर है बिल्कुल नहीं। दो गैसेस की ही बात कर ले तो एक गैस ज्यादा कंप्रेस होगा और एक गैस कम कंप्रेस होगा। एक गैस ज्यादा कंप्रेस और एक गैस कम कंप्रेस। तो हम बात कर रहे हैं कि कंप्रेसिबिलिटी की। जो ज्यादा कंप्रेस होगा वो ज्यादा रिजिड होगा या कम? जो कंप्रेस ज्यादा होगा वो रिजिड ज्यादा होगा या कम? कम, बिल्कुल सही। सुनो पहले क्वेश्चन को, क्वेश्चन पहले सुनना सीखो तब आंसर देना, ठीक है। मैंने बोला कि जो कंप्रेस ज्यादा होगा वो रिजिड कम होगा और जो रिजिड ज्यादा होगा वो कंप्रेस कम होगा। जो रिजिड ज्यादा होगा, ज्यादा दृढ़ है, तो कंप्रेस नहीं होगा, और जो ज्यादा कंप्रेसिबल है वो ज्यादा रिजिड नहीं होगा। एग्री हो इस बात से? चलिए अब देखिए ध्यान से। तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी इक्वल्स टू 1 अपॉन रिजिडिटी? वन अपॉन रिजिडिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी को दिखाते हैं बीटा से और रिजिडिटी होता है के से, तो 1 बाई के। व्हाट इज के हियर? के इज बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, नाम सुना है कभी बल्क मॉडुलस का? यस और नो? कभी बल्क मॉडुलस का नाम सुना है? और अगर सुना है तो बताइए क्या होता है। अगर बल्क मॉडुलस का नाम सुना है तो यह बताइए कि होता क्या है। नॉर्मल प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चेंज, बिल्कुल सही। नॉर्मल प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या नॉर्मल स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या चीज है? एक बार तो हमें यह बता दीजिए कि व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। मैं ये जानना चाहूंगा, मैं बिल्कुल जानने को इच्छुक हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। के बराबर होता है डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन।
अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये जो डायरेक्ट स्ट्रेस होता है ये यहां पे फ्लूइड मैकेनिक्स में यही है आपका चेंज इन प्रेशर। यही क्या है यहां पे? चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। तो अगर हम बात करें K इक्वल्स टू, सो कैन वी राइट चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब देखिए ध्यान से यहां पे, तो अगर हम बात करें तो लिख सकते हैं K इक्वल्स टू चेंज इन प्रेशर dP अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। K इक्वल्स टू dP अपॉन dV बाई V। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहां पे, अगर हमने बोला क्या कि प्रेशर पहले था 10 बार, अब प्रेशर हो गया 15 बार, तो प्रेशर इंक्रीज किया या डिक्रीज? प्रेशर इंक्रीज किया या डिक्रीज? प्रेशर 10 बार से 15 बार हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर इंक्रीज कर गया। वॉल्यूम जो है वो 8 मीटर क्यूब से, देखो ध्यान से, अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो प्रेशर 8 मीटर क्यूब से मान लो हो गया 4 मीटर क्यूब। मतलब ये कि अगर प्रेशर इंक्रीजेस तो वॉल्यूम डिक्रीजेस, अगर प्रेशर इंक्रीजेस तो वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो इस कारण से होता क्या है, यहां पे लग जाता है एक माइनस साइन। माइनस साइन जो है वो कभी मैग्नीट्यूड के साथ नहीं लगा हुआ, ध्यान रखिएगा। माइनस साइन ये बता रहा है कि अगर नोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है तो डिनोमिनेटर डिक्रीज करेगा, और अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है तो नोमिनेटर डिक्रीज करेगा। ठीक है, और इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए आगे, आपको यह पता है क्या? वी नो दैट क्या नो दैट रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। सबको पता है ये चीज, रो इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो रो इंटू वॉल्यूम बराबर क्या होगा? मास। रो इंटू वॉल्यूम इक्वल्स टू मास। यहां पे रो भी वेरिएबल है और वॉल्यूम भी वेरिएबल है, लेकिन मास है कांस्टेंट। तो क्या करते हैं कि इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक बार रो को कांस्टेंट तो v का डिफरेंशिएशन dv, प्लस v को कांस्टेंट तो रो का डिफरेंशिएशन कितना? d रो। तो मास का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0। मास का डिफरेंशिएशन हो गया 0। तो इसका मतलब हो गया रो dv इक्वल्स टू माइनस वी डी रो। तो आप फाइंड आउट कर लो, माइनस dv बाई वी इक्वल्स टू डी रो बाई रो। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 1, तो 1 में जैसे ही पुट करेंगे तो 1 इक्वेशन क्या है? देखो ध्यान से यहां पे, k इक्वल्स टू dp अपॉन माइनस dv बाई v। तो k इक्वल्स टू dp अपॉन माइनस dv बाई v की जगह पे लिख दे डी रो बाई रो। तो इसका मतलब k इक्वल्स टू हो गया रो dp अपॉन डी रो, रो dp अपॉन डी रो। तो आप k की वैल्यू दोनों ही फॉर्मूले यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो रो वाला फॉर्मूला या तो dp अपॉन dv बाई v वाला फॉर्मूला। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछिए, वरना कॉपी कर लीजिए। ये स्लाइड कॉपी हो चुका? ये स्लाइड कॉपी कर चुके? नहीं तो कॉपी कीजिए। कोई भी डाउट हो कॉपी करते हुए भी, सो यू कैन आस्क प्लीज। अगर कॉपी करते हुए भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। पीछे भी मतलब ये स्लाइड तो हो गया होगा ना?
इसका यूनिट क्या होगा? स्ट्रेन का यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन? व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन? नो यूनिट। तो इसका कोई यूनिट है ही नहीं, तो वही यूनिट होगा ना के का, जो डीपी का यूनिट है। मतलब यूनिट जो है वो के का, वो सेम एज यूनिट ऑफ प्रेशर। लिखवा देंगे लाइन, टेंशन मत लीजिए, पहले कॉपी कर लीजिए। डीवी बाई वी निगेटिव इस कारण से हुआ प्रिंस, देखो ध्यान से, कि अगर प्रेशर बढ़ेगा, देखो ध्यान से, कि अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा, सॉरी, अगर प्रेशर इंक्रीजेस तो वॉल्यूम डिक्रीजेस। आपको डायरेक्ट स्ट्रेस नहीं पता अभिषेक, ठीक है ना, आपको डायरेक्ट स्ट्रेस नहीं पता है, इसी कारण से आपने ये क्वेश्चन पूछा हाउ सर। एक क्वेश्चन है फेमस बच्चों का, क्या? हाउ सर। ये नहीं पूछेंगे सर डायरेक्ट स्ट्रेस होता क्या है, सीधा क्वेश्चन क्या है? हाउ सर। डायरेक्ट स्ट्रेस का मतलब होता है नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है वो टेंसाइल भी होता है, नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है वो कॉम्प्रेसिव भी होता है। समझ में आया बात? नॉर्मल स्ट्रेस टेंसाइल भी होता है और नॉर्मल स्ट्रेस कॉम्प्रेसिव भी होता है। तो डायरेक्ट स्ट्रेस का मतलब होता है टेंसाइल भी हो सकता है और कॉम्प्रेसिव भी हो सकता है। लेकिन अगर वो कॉम्प्रेसिव है तो वही प्रेशर फोर्स कहलाता है। प्रेशर फोर्स जो होता है दैट इज कॉम्प्रेसिव इन नेचर। पहला सरफेस पे नॉर्मल होगा, दूसरा हमेशा कॉम्प्रेसिव नेचर का होगा। समझ में आया मिस्टर हाउ? अभिषेक, नॉर्मल फोर्स अगर लग रहा है तो उसे ही कहते हैं हम प्रेशर, ठीक है। तो पहले प्रेशर लग रहा था 5 बार, अब प्रेशर लग रहा है 20 बार। तो प्रेशर चेंज कितना हुआ? 15 बार। तो यही 15 बार जो प्रेशर चेंज है वही आपका स्ट्रेस क्रिएट करेगा। और चूंकि ये किस डायरेक्शन में है? नॉर्मल डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो इसी कारण से ये कॉम्प्रेसिव फोर्स है, जो कि एक स्पेशल फोर्स है, दैट इज प्रेशर फोर्स। अब चलिए देखिए, अगर हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। तो ये यही चीज बता रहा है कि ये डीपी और ये डीवी अपोजिट नेचर का है, क्योंकि अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो अपोजिट नेचर को दिखाने के लिए एक माइनस साइन आता है। फिर मत पूछ देना कोई क्यों सर, मतलब अपोजिट डायरेक्शन को दिखाने के लिए एक निगेटिव साइन आता है, क्योंकि निगेटिव साइन का मतलब ही होता है कि दोनों का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है।
हो गया? अब चलिए देखिए ध्यान से यहां पे। अब अगर हम बात करते हैं आगे की, तो किसी ने पूछा यूनिट क्या होगा के का, के की यूनिट क्या होगी? तो बोला कि द यूनिट ऑफ के इज सेम एज यूनिट ऑफ P. यूनिट ऑफ K इज सेम एज यूनिट ऑफ P। ठीक है, अगर ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा तो ये भी होगा, अगर ये बार में होगा तो ये भी होगा, अगर ये एटीएम में होगा तो ये भी होगा। अगर K की वैल्यू 0 हो जाए इसका मतलब क्या हुआ? या K को छोड़ो, हमें तो क्या फाइंड आउट करना था? बीटा। और बीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1/k, अभी जस्ट बताया था। कॉम्प्रेसिबिलिटी इक्वल्स टू 1 अपॉन रिजिडिटी। तो दिस इंप्लाइज, कैन वी राइट बीटा इक्वल्स टू डी रो बाई रो डीपी, डी रो बाई रो डीपी, डी रो बाई रो डीपी, यस और नो? डी रो बाई रो डीपी लिख सकते हैं। अब चलिए देखिए ध्यान से, यहां पे डी रो बाई रो डीपी हमने यहां लिख दिया। अगर बीटा की वैल्यू 0 हो जाए, अगर बीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो आप क्या समझोगे? अगर बीटा की वैल्यू 0 हो जाए इसका मतलब क्या हुआ? अगर द वैल्यू ऑफ बीटा इक्वल्स टू 0, इसका मीनिंग क्या हुआ? बीटा इक्वल्स टू 0 होने का मतलब क्या हुआ? नो चेंज। क्या नो चेंज? क्या नो चेंज? बीटा 0 होने का मतलब हुआ, देखो ध्यान से, यहां पे ज्यादा नहीं जानो, जितना बता रहे हैं उतना ही जानो। बोला क्या कि इफ बीटा इक्वल्स टू 0, if beta equals to 0, then बीटा 0 का मतलब हुआ कॉम्प्रेसिबिलिटी 0 हो गया। बीटा 0 होने का मतलब हो गया कि कॉम्प्रेसिबिलिटी 0 हो गया, वो कॉम्प्रेस नहीं होगा। देन फ्लूइड विल बी क्या? इनकॉम्प्रेसिबल। फ्लूइड विल बी इनकॉम्प्रेसिबल। समझ में आया बात? अगर बीटा 0 हो गया इसका मतलब फ्लूइड कैसा हो जाएगा? इनकॉम्प्रेसिबल। अब देखो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट, बीटा इक्वल्स टू 0, बीटा 0 कब होगा? तो बोला इफ डी रो इक्वल्स टू 0, इट मींस रो इक्वल्स टू कांस्टेंट। दोनों लाइन को मैच करवाओ। अगर पहला लाइन क्या है कि अगर बीटा की वैल्यू 0 है तो फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल होगा। बीटा की वैल्यू 0 तब होगी जब रो कांस्टेंट होगा। तो दोनों लाइन को मिला के अगर पढ़ें तो बोल सकते हैं फॉर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, यस और नो? अगर दोनों लाइन को मिला के पढ़ें तो ऐसे नहीं बोल सकते हैं फॉर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो या फॉर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड डेंसिटी रिमेन्स सही है, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। जहां भी कंफ्यूजन हो, दिक्कत हो, सो यू शुड आस्क। इनकॉम्प्रेसिबल मींस जिसको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, जिसको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं उसको इनकॉम्प्रेसिबल कहते हैं। ठीक है ना?
जिस फ्लूइड को कॉम्प्रेस ना कर सके उसे ही हम इनकॉम्प्रेसिबल कहते हैं। इनकॉम्प्रेसिबल। लास्ट लाइन फिर से समझा दीजिए सर। लास्ट लाइन कौन सा? ये वाला, फॉर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, ये वाला ना, फॉर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ, जो अगर फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल है, हाँ बिल्कुल सही सूरज, अगर बीटा की वैल्यू 0 होगी, अगर बीटा की वैल्यू 0 तो के की वैल्यू इनफाइनाइट, मतलब ये कॉम्प्रेसिबल नहीं है, बिल्कुल कॉम्प्रेसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी रिजिडिटी इनफाइनाइट है। बोला कि इनफाइनाइटली रिजिड है, तुम कुछ भी कर लो ये कॉम्प्रेस नहीं होगा, कुछ भी कर लो ये कॉम्प्रेस नहीं होगा। अब सुनो ध्यान से, क्या बोला गया कि अगर, सुनो यहां समझा रहे हैं, इस फॉर्मूले को पहले देखो, इस फॉर्मूले को क्या बोला कि अगर बीटा की वैल्यू 0 होगी, बीटा है क्या? बीटा है कॉम्प्रेसिबिलिटी, कॉम्प्रेशन एबिलिटी, दबने की क्षमता। तो दबने की क्षमता 0 है, दबने की क्षमता 0 है, इसका मतलब किसी से ये दबेगा नहीं, ये इनकॉम्प्रेसिबल हो गया, ना दबने वाला फ्लूइड। ठीक है, अगर बीटा 0 है इसका मतलब ये ना दबने वाला फ्लूइड है, असंपीड्य है, जिसे हम इनकॉम्प्रेसिबल कहते हैं इंग्लिश में। तो लिखा क्या? अगर बीटा की वैल्यू 0 है देन फ्लूइड विल बी इनकॉम्प्रेसिबल। समझ में आया बात? यहां तक सबको समझ में आ गया या किसी को अभी भी नहीं आया है? क्लियर? अब सुनिए ध्यान से, यहां पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा, पहले तो हमने ये कंडीशन जान लिया कि अगर ऐसा होगा तो इसे ये कहेंगे। अब कहा कि बीटा 0 कब होगा? किसी ने बोला क्या बीटा 0 कब होगा? तो बीटा 0 तब होगा ना जब ये टर्म जो ऊपर लिखा हुआ है 0 होगा, क्योंकि 0 बाई समथिंग इक्वल्स टू 0। अगर नॉमिनेटर में 0 है तो इसका मतलब क्या होगा कि पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 0 लिखा हुआ है यहां पे, तो बीटा 0 तब होगा जब डीरो की वैल्यू 0 है। बीटा का वैल्यू 0 तब होगा जब डीरो की वैल्यू 0 है, और डीरो 0 होने का मतलब हुआ रो कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना आता है? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0। अगर रो बराबर कांस्टेंट है तो डीरो बराबर क्या आएगा? 0। क्लियर? चलिए अब आ गया, ये देखिए, तो दोनों लाइन को मिला दिया। फ्लूइड विल बी इनकॉम्प्रेसिबल, सुनो ध्यान से, फ्लूइड विल बी इनकॉम्प्रेसिबल, बोला इफ रो इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर किसी फ्लूइड की डेंसिटी कांस्टेंट होगी तो उसे हम इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड कहेंगे। अगर किसी फ्लूइड की डेंसिटी कांस्टेंट होगी तो उसे हम इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड कहेंगे। समझ में आया सबको अब, या अभी भी दिक्कत है? समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से, या फिर अभी भी दिक्कत है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दुनिया में ऐसा कोई फ्लूइड नहीं है जो इनकॉम्प्रेसिबल हो। दुनिया में ऐसा कोई फ्लूइड नहीं है जो इनकॉम्प्रेसिबल हो। सारे फ्लूइड कॉम्प्रेसिबल हैं, सारे फ्लूइड जो है वो कॉम्प्रेसिबल है, लेकिन किसी में चेंज ज्यादा होता है, किसी में चेंज कम होता है। अगर चेंज बहुत कम है तो उसे हम मान लेते हैं नेग्लिजिबल चेंज। अगर मान लो चेंज बहुत कम है, मान लो किसी को हमें या किसी ने हमें 10 लाख रुपए देने हैं, कोई हमें 10 लाख रुपए देना है किसी को, उसने हमें क्या किया, 10 लाख रुपए में 1 रुपया कम दे दिया, तो क्या फर्क पड़ता है? 10 लाख रुपए में 1 रुपए कम दे दिए, क्या फर्क पड़ता है? समझ में आ रहा बात की नहीं? तो बोला गया कि ये जो चेंज है ये नेग्लिजिबल चेंज कहा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कितने का है? 1 रुपए का चेंज है।
तो लिक्विड में क्या होता है कि जब आप लिक्विड को कंप्रेस करते हैं तो उसकी डेंसिटी में चेंजमेंट तो होती है, लेकिन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चेंजमेंट होती है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। अगर मान लो वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, कब है 1000 kg पर मीटर क्यूब, कब है बताओ जल्दी, क्विक फास्ट। 1000 kg पर मीटर क्यूब कब है, एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप इस टेम्परेचर को बढ़ा के 96 डिग्री सेल्सियस कर दोगे तो ये वैल्यू घट के हो जाएगा 996 kg पर मीटर क्यूब। तो ये चेंजमेंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हुआ 46 डिग्री, सॉरी कितना, 92 डिग्री का, नहीं सॉरी ये 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ये कितने पे है, 100 पे, एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर चेंज कितना हुआ, 96 डिग्री सेल्सियस का, और डेंसिटी चेंज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हुआ है। इसी कारण से हम लिखेंगे लाइन स्टार मार करके पॉइंट लिखेंगे, स्टार मार करके पॉइंट लिखेंगे, लिक्विड्स आर ट्रीटेड एज इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, liquids are treated as incompressible fluid, liquids are treated as incompressible fluid, liquids are treated as incompressible fluid, liquid को हम incompressible fluid मानते हैं। हो गया यहां तक, हो गया, नोट सब प्रिपेयर किए यहां तक, ठीक है। अबे जब लिक्विड को इनकॉम्प्रेसिबल मानते हमने लिखवाया है, बाद बाकी के लिए कुछ भी नहीं लिखवाया तो सब कॉम्प्रेसिबल होंगे। मैंने लिक्विड के लिए लिखवा दिया लिक्विड्स आर ट्रीटेड एज इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, लिक्विड को हम इनकॉम्प्रेसिबल मानते हैं। एयर को क्या कर सकते हैं कॉम्प्रेस, आपको क्या लगता है एयर को कर सकते हैं कॉम्प्रेस या नहीं, आपको क्या लगता है एयर को कॉम्प्रेस किया जा सकता है या नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है। कोई भी गैसेस जो हैं वो कॉम्प्रेसिबल गैसेस है, ठीक है ना। तो बिल्कुल लो कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया था। हमने लिखवा दिया है दुनिया में कोई भी फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल नहीं है, सिर्फ लिक्विड को हम इनकॉम्प्रेसिबल मान लेते हैं क्योंकि उसमें चेंजमेंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, चेंजमेंट ऑलमोस्ट क्या है, नेग्लिजिबल है, ठीक है ना। तो इतना आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ के आइएगा, क्योंकि कल इस टॉपिक पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कल इस टॉपिक पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा, कहीं कोई डाउट होगा तो पहले आते आते आप डाउट पूछिएगा, फिर मिलेंगे आपसे, क्लियर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।